गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से। आज से आपकी कुछ क्लासें इसी तरीके से होगी, कुछ दिन आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए अपने आप को, फिर मैं वापस आकर के आपको क्लासें प्रोवाइड करवा दूँगा। आपको पता होगा मेरी भी एग्ज़ाम्स है और उन्हीं के दौरान मैं आपको एक क्लासें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप इन क्लासों के माध्यम से नोट्स भी तैयार हो जाएंगे आपके, क्योंकि संसाधन भूगोल जो सब्जेक्ट है इसमें समझने की चीज़ें कम हैं और याद करने की चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक है, इसमें कुछ परिभाषाएं आएगी, इसमें कुछ आंकड़े आएंगे, उन सभी को हमको याद करना होगा। इसलिए आप इसके माध्यम से नोट्स भी बन सकते हैं आपके। और साथ ही साथ रही बात, आप अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं आकर के वापस इनको रिवाइज़ कर दूंगा, या तो लाइव क्लास के माध्यम से हम समझ लेंगे इनको, या फिर मैं आपको इन्हीं के ऊपर वापस से वीडियो बना करके दे दूंगा। फ़िलहाल जब तक मैं नहीं आता हूँ कॉलेज में, तब तक आप इसी तरीके से क्लासें लेते रहिए, आनंद लेते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बीए सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बीए सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं। बीए सेकेंड ईयर, इसमें हम आज दूसरी पुस्तक आपकी शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था मानव भूगोल। मानव भूगोल, ठीक है, मानव भूगोल आपकी पेपर नंबर सेकंड था। अब हम पढ़ेंगे पेपर नंबर फर्स्ट। कौन सा पढ़ेंगे? पेपर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे आज से। फर्स्ट पेपर जिसका नाम है संसाधन भूगोल। क्या नाम है जिसका? संसाधन भूगोल। तैयार रहिए आप इसमें। संसाधन भूगोल आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। ये आपका पहला पेपर होगा जो परीक्षा में आपको देना होगा। यूनिवर्सिटी आपकी जो है वो अभी तक नया सिलेबस उसने नहीं बताया है, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिएगा, आपका जो सिलेबस है वो 50% कर दिया जाएगा। ठीक है, आधा सिलेबस कर दिया जाएगा आपको। हमने आपको मानव भूगोल में 100% सिलेबस करवा दिया है। पूरा सिलेबस मैंने आपको उसके अंतर्गत पढ़ा दिया है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको ये भी पूरा ही पढ़ाऊँगा जब तक यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं करती कि कितना पढ़ाना है और कितना नहीं पढ़ाना है। मैं आपको इस किताब को भी पूरी ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगर बीच में यूनिवर्सिटी डिसाइड कर देती है कि भाई इतने इतने टॉपिक आपको पढ़ाने हैं, आधे आधे टॉपिक आपको पढ़ाने हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं संसाधन भूगोल का। संसाधन भूगोल का अर्थ सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो संसाधन भूगोल देखिए, संसाधन भूगोल पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले ज्ञात और अज्ञात, ध्यान दीजिएगा, ज्ञात और अज्ञात यानी जिनको जान लिया गया है और जिनको अभी तक नहीं जाना गया है, प्राकृतिक तथा मानवीय, या तो वो नेचुरल हो या फिर वो कृत्रिम हो, जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, उन सभी को, उन सभी संसाधनों की खोज, उन सभी संसाधनों की खोज, उद्भव यानी कि किस तरीके से उत्पन्न हुए, वितरण यानी कि कहाँ कहाँ वो फैले हुए हैं, और स्थानिक भिन्नता यानी कि अमेरिका में कैसा पाया जाता है, इंडिया में कैसा पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में कैसा पाया जाता है, स्थानिक भिन्नता, उपयोग, उनका यूजेस, किस किस कार्य में उनको उपयोग किया जाता है, और संरक्षण, किस तरीके से उनको आगामी पीढ़ी के लिए बचाया जा सकता है, उसका क्या करता है, अध्ययन करता है। बात आपके समझ में आ गई होगी। देखिए, संसाधन भूगोल जो है वो किन किन चीज़ों का अध्ययन करता है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले ज्ञात और अज्ञात प्राकृतिक और मानवीय संसाधन, उनकी खोज, उनका उद्भव, कहाँ वो पैदा हुए, पैदा होने से मतलब है कहाँ कहाँ वो उनका उत्पत्ति से संबंधित, जैसे लोहा है धारवाड़ क्रम की, कुड़प्पा क्रम की चट्टान में पाया जाता है, इस तरीके उनका वितरण, और स्थानिक भिन्नता। स्थानिक भिन्नता का मतलब होता है एक स्थान पे किस तरीके से पाए जाएँ, दूसरे स्थान पे किस तरीके के वो पाए जा रहे हैं, कौन कौन सी चट्टानों में पाए जा रहे हैं। उपयोग, संरक्षण आदि का क्या करता है, अध्ययन करता है। कौन करता है अध्ययन?
ये करता है हमारा संसाधन भूगोल। बात समझने की है और उम्मीद करता हूँ आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए दोबारा देखिए, संसाधन भूगोल पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले ज्ञात और अज्ञात प्राकृतिक और मानवीय संसाधन, उनकी खोज, उद्भव, वितरण और स्थानिक भिन्नता, उपयोग, संरक्षण आदि का क्या करता है, अध्ययन करता है। आर्थिक पर्यावरण के संदर्भ में संसाधन भूगोल मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाओं, संसाधनों का अध्ययन करता है। मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाओं, अब आपसे पूछ लिया जाए कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तो देखिए इसका सिंपल सा जवाब है, आर्थिक क्रियाओं को 5 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप। ये आपने कक्षा 8 में पढ़ लिया होगा, उन्हीं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और संसाधनों का अध्ययन कौन करता है, आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत संसाधन भूगोल करता है। ठीक है, मानवीय क्रियाओं के विभिन्न कारक, तत्व और अंतर संबंधों की भिन्नता के कारण आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु को एक अलग शाखा के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, मानवीय क्रियाएं जो है उसके अलग अलग जो कारक है, उनके बीच जो अंतर संबंध पाए जाते हैं और अंतर संबंध के बीच जो विभिन्नताएं पाई जाती है, उनकी विभिन्नताओं और आर्थिक भूगोल की क्या है, विषय वस्तु, इनको एक अलग शाखा के रूप में संसाधन भूगोल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अभी तक हमने संसाधन भूगोल की परिभाषा नहीं पढ़ी है। अब देखते हैं संसाधन भूगोल का विकास कैसे हुआ, कहाँ से संसाधन भूगोल आया हमारे सामने और कैसे आया। ठीक है, संसाधन भूगोल का विकास देख लेते हैं। भौगोलिक ज्ञान का प्रारंभ मानव सभ्यता के उद्भव के साथ हुआ, यानी कि जैसे जैसे मानव सभ्यता पनपी वैसे वैसे उनको धीरे धीरे भौगोलिक ज्ञान प्राप्त होने लगा। भौगोलिक ज्ञान का मतलब क्या है, हम कहाँ रहते हैं, जलवायु कैसी है, वहाँ पर ठंड कब पड़ती है, गर्मी कभी पड़ती है, वहाँ पे चट्टानें कैसी है और वहाँ पे पेड़ पौधे कैसे हैं, ये इसको कहते हैं भौगोलिक ज्ञान। इसकी प्राप्ति होती है धीरे 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 धीरे, और साथ ही साथ भौगोलिक ज्ञान का विषय क्षेत्र विस्तृत होता गया धीरे धीरे। मानव, पहले मान लीजिए वनों के बारे में मानव ने खोज प्रारंभ की, फिर जंतुओं के बारे में, फिर पहाड़, फिर नदियाँ, फिर मैदान, फिर समुद्र, इन सभी के बारे में धीरे धीरे मानव क्या है, खोजता चला गया और खोजते खोजते वो लापता हो गया। ठीक है, वर्तमान में बहुत सी चीज़ों का पता लगा लिया है और जारी है, ये क्रम जारी है, जिनमें प्रारंभ में खगोलीय किसको कहते हैं, अंतरिक्ष से संबंधित, तारों से संबंधित और विभिन्न प्रकार के ग्रहों से संबंधित, और भौतिक भूगोल के संबंध में फिजिकल ज्योग्राफी जो हमने पढ़ी थी, यानी कि पर्वत, पठार, मैदान वगैरह, उनसे संबंधित तत्वों का समावेश किया गया भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, मानव भूगोल, संसाधन भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये सब नवीन शाखाएं हैं इसकी। प्रारंभ में खगोल यानी कि कुछ विद्वान आए थे, हिप्पार्कस का नाम आपने सुना होगा, प्लेटो का नाम, अरस्तु का नाम आपने सुना होगा, हेरोडोटस का नाम सुना होगा। इन्होंने क्या, खगोलीय पिंडों का पहले अध्ययन किया था और बताया था, क्या क्या बताया इन्होंने, पृथ्वी चपटी है, उसकी सूरज की रोशनी ऐसी पड़ती है वैसी पड़ती है, इन सारी चीज़ों का इन्होंने अध्ययन किया था। खगोलीय विज्ञान उसको कहते हैं। भौतिक भूगोल तो आप जानते हो कि अपर्दन किया, हेरोडोटस ने क्या बताया, नील नदी का उपहार बताया था मिस्र को। ये सारी चीज़ें हैं जो भौतिक भूगोल के अंतर्गत इन्होंने बतलाई थी। इनसे संबंधित तथ्यों का क्या किया गया, समावेश किया गया। लेकिन प्रारंभ में खोज, अन्वेषण, यात्रा द्वारा विभिन्न तथ्यों को संग्रहित कर इनका क्या किया गया, मानचित्रण किया गया था। ठीक है, मानव का विकास जैसे जैसे हुआ, इनका क्या मानचित्रण किया गया था। अगर आप प्राचीन काल के कुछ सीरियल देखते हो, राजा महाराजाओं के, भारत में नहीं, दूसरे देशों के प्राचीन अगर सीरियल देखते हो तो आपको उल्टे सीधे नक्शे मिलेंगे। मैं अभी देख रहा था, परसों के दिन एक सीरियल देखा मैंने, अर्तुगरुल गाजी, जैसे मैं बताया था पहले आपको, मैंने मानव प्रजाति के संदर्भ में मैंने बताया था आपको। तो वहाँ पर क्या है, उसमें किसी एक जगह जाना होता है उसको, और एक जगह जाने के लिए उसके पास एक नक्शा आता है, नक्शा। तो नक्शा एक तो बना होता है, पहली बात तो ना तो कागज़ थे उस ज़माने में, ना ही कोई कपड़ा हुआ करता था। हालांकि कपड़े पे बनाते थे, लेकिन अक्सर जो बनाते थे वो बनाते थे खाल पर। इस तरीके की टेढ़ी मेढ़ी खाल हुआ करती थी, और उस खाल पर मान लीजिए उनको नक्शा जो दर्शाना होता था, तो नक्शा अपने हाथों से बनाया करते थे, देख करके। ऐसे नहीं भाई सैटेलाइट के माध्यम, सैटेलाइट तो थी नहीं,
वो अपने हाथों से बनाया करते थे पूरी जगह को देख करके। तो उनमें एक नक्शा मैंने देखा, इस तरीके का नक्शा था वो। अब बताइए आप इसके अंदर क्या समझे। ये नक्शा था और इसमें उर्दू में कुछ लिखा, अरबी में, सॉरी उर्दू तो राजस्थान नहीं, भारत की भाषा है, भारत और पाकिस्तान की, यहीं पर पनपी है उर्दू। वहाँ पर हालांकि वो तुर्की सीरियल है, तो तुर्किश भाषा में कह सकते हैं कि अरबी भाषा में उसमें इस तरीके से कुछ लिखा हुआ था। और उसमें क्या है, बीच में एक सेंट्रल स्थान था, उस सेंट्रल स्थान पर एक इस तरीके का उनके पास कुछ था, उसमें लगा करके उन्होंने देखा और दिशा का ज्ञान हुआ उनको उससे, कि हमको जो ये मैसेज दिया गया है, उस टाइम जो सादुद्दीन कोपेक नाम का कोई राजा हुआ करता था, उसका पैगाम आया था। तो गुमश्तकीन नाम का कोई था उसके पास, तो उसने यहाँ पर सेंट्रल में इस तरीके से लगा करके देखा इसको, और उसको पता चल गया कि हमको इधर की तरफ जाना है। तो इस तरीके के मानचित्र पहले बनाए जाते थे, ठीक है, देख करके बनाए जाते थे। वही बात है यहाँ पर, अन्वेषण और खोज यात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के संग्रहित कर उनका क्या कर दिया जाता था, मानचित्रण कर दिया जाता था। मानव विकास जैसे जैसे हुआ, तो भरण पोषण के विकास के लिए कंदमूल उसने खाए, फल एकत्रित कर किया, ये तो सब आप जानते हो। फिर उसके बाद आखेट मछली पकड़ने का काम किया, पशुचारण काम किया, और धीरे धीरे इससे क्या हो गया, प्रकृति का दोहन मानव करता चला गया। प्रकृति का जब दोहन कर रहा था मानव, तो धीरे धीरे संस्कृति और सभ्यता के विकास हुआ, और इसके साथ साथ ही मानव ने क्या कर लिया, कृषि और खनन का कार्य करना भी शुरू कर दिया। यानी कि पहाड़ों को खोद करके खनिज निकालने लग गया, ज़मीन को खोद करके कृषि करने लग गया। आधुनिक स्वरूप वर्तमान में इसका देखते हैं हम। इस प्रकार मानव धीरे धीरे संसाधनों से परिचित होने लग गया। और संसाधन किसको कहते हैं, जो मानव की चीज़ें जो भी काम में आती है, चाहे वो इंसान ही हो, आप जिस बेंच पे बैठे हो, आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हो, वो कुर्सी भी आपके लिए संसाधन है। आप जिस पेन के माध्यम से अपनी कॉपी में नोट कर रहे हो इन चीज़ों को, आप जिस मोबाइल के माध्यम से देख रहे हो, ये भी हमारे लिए संसाधन है। यानी कि जो चीज़ें हमारे काम में आती है वो हमारे लिए संसाधन होती है। तो मानव ने प्रकृति के अंदर उपलब्ध सभी चीज़ों को धीरे धीरे अपने काम में लेना शुरू कर दिया, और संसाधनों से क्या होने लगा, परिचित होने लगा। और इसी प्रकार संसाधन भूगोल का क्रम प्रारंभ हुआ। जैसे जैसे मानव को पता चला कि ये चीज़ें हमारे लिए उपयोगी है, हालांकि तब शब्द नहीं आया था संसाधन, तब मानव को पता लगा कि ये चीज़ें हमारे लिए उपयोगी है, तो इनका उपयोग मानव करने लगा। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, संसाधन भूगोल को एक अलग शाखा के रूप में न होकर भूगोल में ही अध्ययन किया जाने लगा। इसका प्रारंभ में भूगोल का अध्ययन भौगोलिक ज्ञान के विषय के रूप में ही किया जाता था। ये सामान्य बातें थी जो हमने पढ़ी है, एक बार फिर से देख लिए। संसाधन भूगोल का अर्थ क्या है, ज्ञात अज्ञात प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन की खोज, उद्भव, वितरण, स्थानिक भिन्नता, उपयोग आदि का अध्ययन करता है ये। और आर्थिक पर्यावरण के संदर्भ में संसाधन भूगोल मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाओं संसाधनों का अध्ययन करती है। मानवीय क्रियाओं के विभिन्न कारक, तत्व और अंतर संबंधों की भिन्नता के कारण आर्थिक भूगोल विषय वस्तु को एक अलग शाखा के रूप में वर्तमान में क्या कर दिया गया है, विकसित। इतनी बातें समझ में आ गई है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे, वाई, ठीक है। हालांकि आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है। इतनी बातें उम्मीद है आपकी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो हमने देखा था, संसाधन भूगोल को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। देखिए मैंने आपको पहले पिछली कक्षा में बताया था 11वीं और 12वीं 2 भागों में संसाधन भूगोल को भूगोल को बांटा गया है। 11वीं में आपने पढ़ा होगा कौन सा ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। 12वीं में आपने पढ़ा है ह्यूमन ज्योग्राफी, यही पढ़ा है ना। तो ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल। ये भूगोल की प्रमुख 2 शाखाएं हैं, इसमें भूगोल को बांटा गया है। तो इसी की बात करते हैं। देखिए हम वर्तमान समय में क्या है, हम भूगोल का जो अध्ययन करते हैं वो 2 शाखाओं के रूप में करते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मानव भूगोल में संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान, हमने इनको पढ़ लिया है पहले भी, जीन ब्रुंश, इन्होंने क्या है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में भूमि शोषण के भूगोल को प्राथमिकता दी है।
इसके अतिरिक्त परम आवश्यकताओं के भूगोल को महत्व दिया है। इसमें भोजन, वस्त्र, आवास को सम्मिलित किया गया है। यानी कि जीन ब्रुंश जो विद्वान थे, जीन ब्रुंश ने क्या कहा है, जीन ब्रुंश ने कहने की कोशिश की है कि मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए पृथ्वी पर निर्भर है और पृथ्वी को अपनी आवश्यकताओं के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। इसी को उन्होंने भूमि शोषण नाम दिया है। क्या नाम दिया है इसी को उन्होंने? भूमि शोषण। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, अब देखिए यहाँ पर ये शब्द हमको परेशान करता है, उत्तरार्ध क्या होता है गुरुजी और पूर्वार्ध क्या होता है। कई बार कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसमें, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। देखिए एक शब्द होता है पूर्वार्ध। क्या होता है एक शब्द? पूर्वार्ध। समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। एक शब्द होता है पूर्वार्ध, ठीक है, और एक शब्द होता है उत्तरार्ध। अब पूर्वार्ध और उत्तरार्ध क्या होता है? देखिए अर्ध बोलते हैं 50 को, आप सभी को मालूम है अर्ध किसको बोलते हैं? 50 को। तो 100 वर्षों की बात हो रही, शताब्दी की बात हो रही ना, तो 100 वर्षों का आधा 50 हुआ। अगर पूर्वार्ध लिखा हमारा है तो पूर्व मतलब पहले के 50 वर्ष, यानी कि 19वीं शताब्दी है तो 1801 से कब तक? 50 तक। 1801 से कब तक? 50। और उत्तरार्ध लिखा हमारा है तो 1851 से 1900 तक। कब तक? 1851 से 1900 तक के समय को पूर्वार्ध यानी कि उत्तरार्ध के नाम से जाना जाएगा। और पूर्वार्ध के नाम से किसको जाना जाएगा? पूर्वार्ध के नाम से जाना जाएगा 1801 से लेकर के 1850 तक के समय को, ठीक है, अगर 19वीं शताब्दी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए 19वीं शताब्दी की बात की जा रही है और 19वीं शताब्दी में भूगोल में नवीन शाखाओं का निर्माण शुरू हो गया, क्योंकि इस समय रेडजेल नामक विद्वान आए थे। इस समय ब्लांश, ब्रुंश, इनकी भरमार आ गई थी। बहुत सारे विद्वान आ गए थे जो भूगोल को नवीनता देना चाहते थे। तो प्रारंभिक दशकों में क्या हुआ? कार्ल शावर आए, रिचर्ड हॉडसन आए, मर्फी, जोन्स आदि विद्वान आए। इन्होंने आर्थिक भूगोल को प्राकृतिक संसाधनों और उनके उपयोग, संरक्षण को सम्मिलित किया और संपूर्ण विषय वस्तु को के साथ संपूर्ण विषय वस्तु जर्मनी में आर्थिक भूगोल और वाणिज्य भूगोल को विकसित किया। आर्थिक भूगोल और वाणिज्य भूगोल, जैसे संसाधन भूगोल है इसको वाणिज्य भूगोल के नाम से ही पुकारा जाता था पहले। यानी कि जो संसाधन भूगोल है उस संसाधन भूगोल के अंतर्गत वाणिज्य भूगोल को पहले पढ़ा जाता था। यानी कि व्यापार से संबंधित बातें होती थी इसमें, कितना व्यापार हुआ, कितना उत्पादन हुआ, इन सभी की बातें इसमें की जाती थी, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध का काल देखिए यहाँ पर नहीं लिखा है। द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 से 1945 तक। यहाँ क्या हुआ? प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम दोहन पर बल दिया गया, यानी कि उनका उतना ही उपयोग किया जाता है जितनी आवश्यकता है, फालतू प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग न किया जाए। संसाधन भूगोल का स्वतंत्र शाखा के रूप में अध्ययन 1953 में किसने किया था? जिम्मरमैन। ध्यान रखना है इनको, बहुत इंपॉर्टेंट विद्वान है जिम्मरमैन। इनकी पुस्तक थी एक विश्व के संसाधन और भूगोल। ध्यान रखना, स्वतंत्र शाखा के रूप में सबसे पहले भूगोल का जो अध्ययन किया गया था वो किसने किया? स्वतंत्र शाखा के रूप में 1953 में जिम्मरमैन ने किया, ठीक है। और इनकी पुस्तक का क्या नाम था? इनकी पुस्तक का नाम है गुरुजी, इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? विश्व के संसाधन और उद्योग, वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज़, इनके पुस्तक का नाम है। इसका प्रकाशन जब हुआ, इसके साथ ही क्या हुआ? भूगोल, संसाधन भूगोल एक स्वतंत्र शाखा के रूप में पनपे। आगे देखते हैं, संसाधन भूगोल में को पृथक शाखा के रूप में आर्थिक क्रियाओं के रूप में आने वाली बहुत सी चीज़ें हैं, उनका अध्ययन किया गया। क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन किया गया, उनका मूल्यांकन किया गया और संसाधनों का वितरण की बात की गई, उनकी उपयोगिता की बात की गई, उपयोगिता के बाद उनके संरक्षण की बात की गई। वितरण का मतलब चारों तरफ फैलाव, उपयोगिता का मतलब यूजेस, किन किन कामों में उनका यूज़ किया जा रहा है, मूल्यांकन का मतलब कहाँ कहाँ वो है, उनकी देखरेख करना कम है या ज़्यादा है, संरक्षण तो आप सब समझते ही, उनको बचाए रखना।
फालतू वेस्ट होने से रोकना और आने वाली पीढ़ी की ज़रूरतों को भी ध्यान में रख करके काम में लेना, सतत संरक्षण जिसको बोलते हैं, के पक्षों का अध्ययन किया जाने लगा। वर्तमान में क्या है, संसाधन भूगोल की एक नवीन शाखा के रूप में उभर करके सामने आई है, जिसका विभिन्न प्राकृतिक और मानवीय विज्ञानों से अंतर संबंध होते हुए भी पृथक विषय के रूप में अध्ययन किया जाता है। ये सारी चीज़ें थी जो हमने संसाधन भूगोल के अर्थ, संसाधन भूगोल के संदर्भ में समझी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ और चीज़ों को जो आगे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद की चीज़ों का अध्ययन हम कल की क्लास में पढ़ेंगे और संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्रों का हम अध्ययन करेंगे। किसका? जैसे मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों का हमने अध्ययन किया था, उसी तरीके से इसका अध्ययन करेंगे, संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र। ठीक है, कल की क्लास में हम उसको पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। कुछ दिन की बात है, उसके बाद फिर मैं वापस आ जाऊँगा। इजाज़त दीजिए मुझे। नमस्कार।